अब देखो, भुलक्कड़ बूढ़ा आदमी एटीएम के अंदर जाता है, 25,000 रुपए विड्रॉ करता है और तभी चोर देखता है कि उसके अकाउंट में अभी भी 25 लाख रुपए बचे हैं। चोर यह देखकर शॉक्ड हो जाता है, सोचता है कि अगर मुझे इस बुढ़े का एटीएम पिन मिल गया तो सारे पैसे उड़ा सकता हूँ। और ये बुढ़ा तो भुलक्कड़ है, किसी को बता भी नहीं पाएगा। लेकिन चोर को अंदाजा भी नहीं था कि ये भुलक्कड़ बुढ़ा चालाकी में उसका भी बाप है। अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम एक चोर दया को देखते हैं। फिलहाल वो जेल से रिहा होकर बाहर आता है और एक बार फिर से चोरी की प्लानिंग शुरू कर देता है। वो मंदिर में जाता है तो एक आदमी तालाब के किनारे अपना फोन रखकर भजन सुन रहा था और नहा भी रहा था। वो आदमी जैसे ही डुबकी लगाता है तो दया उसका फोन लेकर निकल जाता है। फिर इधर उधर घूमते हुए वो और भी कुछ छोटी मोटी चोरियां करता है और पार्किंग में जाकर एक बाइक देखता है तो उसमें ऑलरेडी चाबी लगी हुई थी। दया के लिए तो ये एक इनविटेशन था, जैसे कि वो बाइक खुद ही दया से कह रही हो कि आओ मुझे चुरा लो। दया फटाफट से उस बाइक को लेकर निकल जाता है। आगे जाकर वो एक दूसरे बाइक का नंबर प्लेट इस बाइक पर लगा लेता है। फिर रात में वो चोरी करने की प्लानिंग करता है और एक बड़े से घर में घुस जाता है। घर की सारी लाइट्स ऑफ होती हैं तो दया को लगता है कि घर में कोई नहीं होगा। वो एक एक कमरे को अच्छे से चेक कर रहा होता है, सोचता है कि कोई कीमती चीज हाथ लग जाएगी तो मजा आ जाएगा। तभी एक कमरे में दया एक आदमी को देखकर डर जाता है, लेकिन वो आदमी दया को देखते ही उससे पूछने लगता है कि अरे कुमार, तुम आ गए? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेटा। दया को समझ में नहीं आता ये आदमी मुझे कुमार क्यों बुला रहा है। उसके हाथ भी बंधे हुए थे। दया उसका मुंह बंद करने लगता है, कहता है कि चिल्लाना मत, मैं तुम्हारा बेटा कुमार नहीं हूँ, अगर चिल्लाओगे तो मार डालूंगा। तब वो आदमी दया को बताता है कि उसे भूलने वाली बीमारी है, अल्जाइमर है, और इसी की वजह से उसके बेटे ने उसे बांध कर रखा है ताकि वो आदमी भूल कर घर छोड़कर कहीं चला ना जाए। दया उसे छोड़ देता है और घर की अलमारी चेक करने लगता है। तब वो आदमी दया से कहता है कि मुझे अपनी बेटी के घर जाना है और अगर तुम मुझे घर से बाहर निकाल देते हो तो मैं तुम्हें अपने एटीएम से निकालकर 25,000 रुपए दूंगा। दया भी इसके लिए मान जाता है। इस आदमी का नाम है वेला और दया इसकी हथकड़ियां खोलता है। फिर दोनों एटीएम के पास जाते हैं। वेला एटीएम के अंदर जाता है, 25,000 रुपए विड्रॉ करता है और तभी दया देखता है कि उसके अकाउंट में अभी भी 25 लाख रुपए बचे हैं। दया यह देखकर शॉक्ड हो जाता है, सोचता है कि अगर मुझे इसका एटीएम पिन मिल गया तो सारे पैसे उड़ा सकता हूँ और यह आदमी भुलक्कड़ है तो किसी को बता भी नहीं पाएगा। लेकिन दया को अंदाजा भी नहीं था कि ये भुलक्कड़ बूढ़ा आदमी चालाकी में उसका भी बाप है। वेला उसे पैसे देकर जाने लगता है तो दया कहता है कि मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। वेला मान जाता है और दोनों साथ में बस स्टॉप पर जाते हैं। तब वेला उससे कहता है कि पहले मैं अपनी बेटी के घर नहीं जाऊंगा, तिरुवन्नामलाई में मेरा एक दोस्त रहता है, पहले मैं उसके पास जाऊंगा। तो दया कहता है कि मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, अगर आप कहो तो मैं आपको अपनी बाइक से ड्रॉप कर दूंगा, बस आप मेरी बाइक में पेट्रोल डलवा देना। वैसे भी रास्ते में अगर आप भूल गए तो वहां कैसे पहुंचेंगे। वेला को आइडिया अच्छा लगता है, वो दया की बाइक पर बैठ जाता है और फिर दोनों तिरुवन्नामलाई के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक बार फिर से वेला की याददाश्त चली जाती है और वो दया को अपना बेटा कुमार समझने लगता है। फिर दया उससे पेट्रोल भरवाने के लिए कहता है तो वेला कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है, एटीएम से निकालना पड़ेगा। तो दया एक एटीएम देखकर बाइक रोक देता है। फिलहाल वेला उसे कुमार समझकर अपना एटीएम दे देता है। दया को एक पिन नंबर बताता है लेकिन वो गलत होता है। वेला अपना पिन भूल चुका था तो अब दया उससे एटीएम का पिन लेने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगता है। अगली सुबह दोनों नाश्ता करने के लिए एक होटल में जाते हैं। तो फिलहाल वेला पूरे होश में था। दया उसे एक छोटी सी डायरी देता है, कहता कि आपको काम की जो भी बातें याद हैं सब इसमें लिख लीजिए। वेला को जितनी भी बातें याद होती हैं वो सब कुछ लिखने लगता है, जैसे कि अपना नाम, बेटी का नाम, बेटे का नाम, उनका एड्रेस और एटीएम का पिन नंबर भी लिख लेता है। दोनों आगे बढ़ते हैं तो दया पेट्रोल पंप पर रुकता है, पेट्रोल डलवाता है। वेला एक बार फिर से एटीएम से पे करने लगता है लेकिन ये वाला पिन भी गलत होता है और एक बार फिर से दया को ही पैसे देने पड़ते हैं। फिर रास्ते में दया को कुछ बकरी वाले दिख जाते हैं तो दया जानबूझकर एक बकरी को ठोक देता है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, बकरी के बदले पैसे मांगने लगते हैं और आखिरकार 3,000 में बात फाइनल हो जाती है कि 3,000 दो तभी यहाँ से जाने देंगे। लेकिन दया के पास पैसे नहीं थे तो वेला उसे अपना एटीएम कार्ड दे देता है, पिन नंबर बताता है। दया पास के एक एटीएम में जाता है,
पैसे निकालता है और इस बार पिन नंबर सही था। दया खुश हो जाता है, सोचता है कि जैकपॉट लग गया, लेकिन जैसे ही वो बैंक बैलेंस चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। खाते में अब सिर्फ 8,000 रुपया ही बचा था। दया को समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो गया। दया पैसे लेकर गांव में वापस आता है, वेला को एटीएम कार्ड देता है। वेला पर्स में रखने लगता है, तब दया देखता है कि उसके पर्स में एक नहीं 2 एटीएम है। दया समझ जाता है कि अगर उसे 25 लाख चाहिए तो उसे दूसरा एटीएम और उसका पिन नंबर हासिल करना होगा। खैर, इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं तो रात हो जाती है। ये लोग एक गांव में होते हैं तो वेला बताता है कि इस गांव में उसका एक फ्रेंड रहता है, सुब्रमण्यम। उसकी 3 बेटियां हैं। वो दया को आसपास सुब्रमण्यम के बारे में पूछने के लिए कहता है कि अगर उसका घर पता चल जाए तो आज रात हम उसके घर पर रुक सकते हैं। दया एक दुकान पर जाकर सुब्रमण्यम के बारे में पूछते हैं तो दुकान वाला कहता है कि हम सुब्रमण्यम को नहीं जानते, लेकिन श्रीनिवास नाम का एक आदमी है जिसकी 3 बेटियां हैं। इन्हें सुब्रमण्यम नहीं मिलता तो पास के ही एक होटल में रूम ले लेते हैं। रूम में दोनों अच्छे से फ्रेश होते हैं। दया नहाकर बाहर आता है तो वेला ने ऑलरेडी पैक बना लिया था। दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। दया वेला को अपने बारे में बहुत सारी बातें बताता है। फिर दया बाहर आता है और अपने एक चोर फ्रेंड गणेश को कॉल करता है। उसे वेला के बारे में बताता है। उसे डुप्लीकेट एटीएम बनाने के लिए कहते हैं ताकि पिन पता करने के बाद वेला का एटीएम कार्ड डुप्लीकेट एटीएम कार्ड से बदल ले और उसे छोड़कर भाग जाए। गणेश उसे एटीएम का फोटो भेजने के लिए कहता है। इसके बाद दया अंदर आता है, वेला के साथ फिर से कुछ पैग लगाता है और सो जाता है। सुबह दया की आंख खुलती है तो वेला तैयार बैठा हुआ था और दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में एक होटल पर खाने के लिए रुकते हैं तो वेला वॉशरूम में चला जाता है और तब मौका पाकर दया एटीएम का फोटो खींचता है और अपने फ्रेंड को भेज देता है। गणेश 1 घंटे में डुप्लीकेट एटीएम बनवा देता है और दया को कॉल करके बताता है कि रास्ते में तुझे मेरे आदमी मिल जाएंगे तो उनसे डुप्लीकेट एटीएम कार्ड ले लेना। दया उन लड़कों के पास जाकर एटीएम ले लेता है, लेकिन वेला से एटीएम का पिन नंबर लेना अभी भी बाकी था। दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और फाइनली वेला के फ्रेंड के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वेला अपने फ्रेंड से मिलकर बहुत खुश होता है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद वेला वॉशरूम में चला जाता है तो दया वेला के फ्रेंड से उसके बारे में पूछने लगता है। वो बताता है कि वेला के कोई बच्चे नहीं है, उसकी वाइफ भी मर चुकी है। जिन्हें वेला अपने बच्चे बता रहा है वो असल में इसी आदमी के बच्चे हैं। दरअसल वेला ने इसके दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला था। वो दया से कहता है कि तुम वेला को हमारी बेटी के घर छोड़ दो और फिर वहां से चले जाना। दोनों आगे बढ़ते हैं तो वेला कहता है कि मैं थक गया हूँ, कहीं रुककर आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दया मंदिर के पास एक रूम ले लेता है और दोनों आराम करने लगते हैं। वेला अभी भी उदास बैठा हुआ था। वो दया से कहता है कि इस गांव में मेरे बचपन का एक फ्रेंड रहता है, श्रीधर। बचपन में मेरा उससे झगड़ा हो गया था, लेकिन अब उससे माफी मांगना चाहता हूँ, तभी मुझे सुकून मिलेगा। पर अब वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। उसका कपड़ों का एक शॉपिंग मॉल है और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, तो क्या तुम मेरे लिए उसका नंबर ला सकते हो? दया इस काम के लिए तैयार हो जाता है, नए कपड़े खरीदता है, अच्छे से तैयार होकर श्रीधर के शॉपिंग मॉल में जाता है, मैनेजर से मिलता है। उसे कहता है कि सर के साथ मेरी मीटिंग थी, लेकिन अभी मेरा फोन बंद हो गया है, तो क्या तुम अपने फोन से कॉल करके मुझसे बात करवा सकते हो? तो मैनेजर तुरंत अपने फोन से श्रीधर का नंबर डायल करके दया को अपना फोन दे देता है और दया नंबर नोट कर लेता है और वेला के पास आकर उसे श्रीधर का नंबर दे देता है और वेला श्रीधर से बात करता है और दया देखता है कि आज वेला बहुत खुश है। दोनों रात भर वहां आराम करते हैं और अगली सुबह फिर से सफर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर फरीदा को देखते हैं। वो अपनी टीम के साथ उसी घर में जाती है जहां दया पहली बार वेला से मिला था। घर के अंदर पुलिस वालों को एक लाश मिली थी। याद है, वेला और दया एक गांव में रुके थे और वेला सुब्रमण्यम के बारे में पूछ रहा था जिसकी 3 बेटियां हैं। पुलिस वालों को उसकी भी लाश मिली थी। इसी के साथ खबर आती है कि कल रात किसी ने मॉल के मालिक श्रीधर को भी मार दिया है, लेकिन श्रीधर का नंबर अभी भी एक्टिव होता है। इन्वेस्टिगेशन करने पर फरीदा को पता चलता है कि किलर ट्रैवल कर रहा है और वो लोग श्रीधर के नंबर को सर्विलांस पर लगा देते हैं। इधर दया और वेला दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। शाम हो जाती है, वो लोग एक होटल में रुकते हैं। दया का
फ्रेंड गणेश भी उससे मिलने के लिए आता है। दोनों कमरे के बाहर बातें कर रहे होते हैं, मिलकर एटीएम का पिन पता करने का प्लान बना रहे थे। इधर अंदर वेला उनके लिए पैग बना रहा होता है और उनके पैग में नींद की दवा मिला देता है। दोनों अंदर आकर पैग लगाते हैं। थोड़ी देर में दवा का असर शुरू हो जाता है और ये दोनों सो जाते हैं। जिसके बाद वेला तैयार होता है। श्रीधर के फोन से शिवा सेल्वम नाम के एक टीचर को कॉल करता है, उसे मिलने के लिए बुलाता है। टीचर मना करता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो वेला कहता है कि मुझे नहीं जानते, लेकिन मधुमिता को तो जानते हो ना। अगर मिलने नहीं आए तो उसके साथ वाला तुम्हारा वीडियो तुम्हारी वाइफ को भेज दूंगा। शिवा मजबूर हो जाता है और वेला की बताई हुई लोकेशन पर उससे मिलने पहुंच जाता है। इधर वेला भी दया की बाइक लेकर वहां जाता है। दरअसल शिवा मधुमिता का क्लास टीचर था और उसने मधुमिता का रेप करके उसका वीडियो बनाया था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से मधुमिता ने कर ली थी और वेला उसका बदला लेने के लिए शिवा को मार देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मधुमिता वेला की बेटी होगी, तो ऐसा नहीं है। मधुमिता और वेला के बीच क्या रिश्ता है ये अभी आगे बात करेंगे, तो आप लोग बस वीडियो में आखिर तक बने रहना। इधर पुलिस वाले श्रीधर का फोन ट्रैक कर रहे होते हैं तो उन्हें वेला का लोकेशन मिल जाता है। फरीदा तुरंत एक टीम लेकर वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक वेला शिवा को मारकर वहां से जा चुका था। फरीदा आगे की इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर वो लोग मधुमिता के घर पहुंच जाते हैं। मधुमिता की माँ बताती है कि शिवा सेल्वम टीचर नहीं बल्कि एक जल्लाद था। उसने मधु का वीडियो बना लिया था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था। फिर वो मधु से अपनी फ्रेंड को भी लेकर आने के लिए कहता है और मधु की वजह से उसकी एक फ्रेंड धनिया भी इस जाल में फंस गई थी, लेकिन धनिया ने सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद एक एनजीओ की चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने मधु की काउंसलिंग भी की थी, लेकिन फिर भी मधु ने शिवा और उसके साथियों के टॉर्चर से तंग आकर सुसाइड कर ली थी। मधु की माँ उन्हें मधु का सुसाइड लेटर भी दिखाती है। लेटर में एक नाम था अरुण, जो अभी भी जिंदा था। पूछने पर मधु की माँ बताती है कि वो किसी अरुण को नहीं जानती। इधर दया वेला को लेकर अपने गांव जाता है, अपनी माँ और बहन से मिलवाता है। वेला भी उनसे मिलकर खुश हो जाता है। दया अपनी माँ को वेला के बारे में बताता है कि इन्हें भूलने की बीमारी है, तो मैं इन्हें लेकर इनकी बेटी के घर जा रहा हूँ। वेला दया के घर में उसके माँ बाप की शादी की तस्वीर देख रहा होता है। दया की माँ पूछती है तो वेला बताती है कि उसकी शादी भी 17 अप्रैल को हुई थी। उसकी वाइफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन अब उसकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है। इसी के साथ फ्लैशबैक में हम वेला और उसके वाइफ मीनाक्षी की कहानी को देखते हैं। वो दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। मीनाक्षी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होती है, एक एनजीओ के साथ मिलकर स्कूल में बच्चों की काउंसलिंग के लिए जाती है और इसी तरह से उसकी मुलाकात होती है मधुमिता से। मधुमिता पहले तो डरी हुई थी, लेकिन फिर वो मीनाक्षी को अपने ऊपर होने वाले अत्याचार की कहानी सुनाती है। उसे बताती है कि कैसे उसका टीचर उसके साथ करता है, उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। मधुमिता से सब कुछ सुनने के बाद मीनाक्षी उसे इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट में केस कर देती है, लेकिन मधुमिता के साथ जो हुआ था वो सब सुनने के बाद मीनाक्षी के दिमाग पर भी गहरा असर हो जाता है। उसे एल्जाइमर हो जाता है, वो छोटी छोटी बातें भूलने लगती है। कोर्ट में स्टेटमेंट देने की बारी आती है तो अपना स्टेटमेंट भी नहीं दे पाती और उसकी वजह से मीनाक्षी के मुजरिमों को रिहा कर दिया जाता है। इन सब की वजह से मीनाक्षी की हालत और भी खराब होने लगती है। तो मधुमिता की पूरी कहानी वो एक डायरी में लिख लेती है। कुछ दिनों के बाद वो वेला को भी पहचान नहीं पाती। धीरे धीरे इसकी बीमारी और बढ़ रही थी और फिर एक दिन वो सुसाइड कर लेती है। उसकी मौत से वेला को बहुत तकलीफ होती है। उसे मीनाक्षी की डायरी मिल जाती है। मधुमिता को इंसाफ दिलाना मीनाक्षी की आखिरी इच्छा थी, तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए ही डायरी में जिन जिन लोगों का भी नाम था, वेला उन सबको एक एक करके मार रहा होता है। और अब सिर्फ एक आदमी अरुण बचा था, जो अमीरों के लिए छोटी छोटी बच्चियों को सप्लाई करता था, मतलब कि ब्रोकर था। खैर अब प्रेजेंट में वेला दया के घर पर होता है। वो दया से कहता है कि तुम बस मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दो, मैं वहां से चला जाऊंगा। वो दया से पीछा छुड़ाना चाहता था ताकि अरुण को आराम से मार सके, लेकिन दया उसके मकसद से अनजान होता है। कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ तक लेकर आया हूँ तो आपको आपकी बेटी के घर तक भी पहुंचा दूंगा। वो वेला को लेकर जा रहा
होता है और वेला से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये चोरी वोरी करना छोड़ दो। और तभी दया को उसकी माँ का कॉल आता है, बताती है कि उन्हें घर पर 10 लाख का चेक मिला है। वो चेक वेला ने ही रखा था। वो दया से कहता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, उन पैसों से कोई बिजनेस शुरू कर लेना। खैर आगे जाकर वो लोग फिर से एक होटल में रुकते हैं तो वेला वॉशरूम में जाता है। शिवा के फोन से अरुण को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे शहर में हूँ, मुझे एक अच्छी सी फ्रेश लड़की चाहिए। वो अरुण से मिलने के लिए टाइम और जगह फिक्स कर लेता है। एट द सेम टाइम डिलीवरी बॉय उनका खाना लेकर बाहर आता है। दया के पास पैसे नहीं थे, वेला वॉशरूम में था। वो कहता है कि मेरे पर्स से निकाल कर पैसे दे दो। दया पर्स लेकर उसे पैसे देने लगता है। तभी वेला के पर्स से कई सारे सिम कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। इतने सारे सिम कार्ड्स देखते ही दया शॉक्ड हो जाता है। उसे वेला पर शक होने लगता है। वो अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद आकर वो वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करता है तो देखता है कि वेला ने उसके शराब में नींद की दवा मिलाई थी। दया कमरे में आता है, वेला वॉशरूम में होता है। दया उसका फोन चेक करने लगता है। वेला ने अरुण को मैसेज किया था वो सब देख लेता है। उसे लगता है कि इस भुलक्कड़ बुड्ढे को अय्याशी करने के लिए एक लड़की चाहिए। तभी वेला वॉशरूम से बाहर आ जाता है तो दया सोने का नाटक करने लगता है। जिसके बाद वेला तैयार होता है और अरुण की बताई हुई लोकेशन पर चला जाता है। दया भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। सोचता है कि ये बुढ़ा आदमी तो बहुत बड़ा घटिया निकला। उधर वेला काफी देर तक अरुण का इंतजार करता है लेकिन अरुण वहां नहीं आता तो वेला वापस से होटल जाने लगता है। दया उससे पहले ही होटल के कमरे में पहुंच जाता है और एक बार फिर से सोने का नाटक करने लगता है। वेला कमरे में आता है तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि दया उसकी सारी सच्चाई जान चुका है। अगली सुबह दया अपने उस फ्रेंड गणेश को बुलाता है। वेला के बारे में उसे जो भी पता चला था वो सब गणेश को बता देता है। जिसके बाद गणेश कहता है कि हमें इस आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। वो दोनों वेला को गणेश के गेस्ट हाउस पर ले जाकर उसकी धुलाई करने का प्लान बनाते हैं। दया वेला से कहता है कि आप गणेश के साथ इसके गेस्ट हाउस जाओ, तब तक मैं बॉटल लेकर आता हूँ, आखिरी बार आपके साथ पार्टी करेंगे, उसके बाद आपको आपकी बेटी के घर पर छोड़ दूंगा। वेला भी मान जाता है और गणेश उसे लेकर गेस्ट हाउस जाने लगता है। रास्ते में वेला गणेश की गाड़ी में एक की चेन देखता है। उसे याद आता है कि ऐसा ही की चेन उसने अरुण के व्हाट्सएप डीपी पर देखा था। जिसके बाद वेला अपने फोन से अरुण को कॉल करता है तो गणेश का फोन बजने लगता है और वेला को पूरा यकीन हो जाता है कि गणेश ही असल में वो अरुण है जिसे वो ढूंढ रहा है। दरअसल कल रात गणेश भी उस लोकेशन पर गया था और उसने वेला को देख लिया था। वो समझ गया था कि श्रीधर, सुब्रमण्यम और शिवा को वेला ने ही मारा है और अब वेला उसे भी ढूंढ रहा है। वेला उससे पूछता है कि क्या दया तुम्हारी सच्चाई जानता है? अरुण कहता है कि मेरे बारे में दया कुछ भी नहीं जानता, वो तो बस छोटी मोटी चोरियां करता रहता है, लेकिन मेरा धंधा बहुत बड़ा है। उसने अब तक कई सारी लड़कियों को विदेश में बेच दिया था, कई सारी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका था। उसकी वजह से कई सारी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी और अब वो वेला की भी पिटाई करने लगता है। उसके हाथ पैर सब बांध देता है, मुंह भी कपड़े से बांध देता है और तभी दया भी आ जाता है। अरुण कहता है कि इसे मारकर यहीं गाड़ देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन दया वेला के हाथ पैर खोलने लगता है। दरअसल जब गणेश और वेला बातें कर रहे थे तभी वेला ने दया को कॉल कर दिया था। फोन ऑन था और दया उनकी सारी बातें सुन चुका था। उसे गणेश की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो समझ चुका था कि वेला किसी बेगुनाह नहीं बल्कि क्रिमिनल्स को मार रहा है और अब वो भी वेला का साथ देता है और गणेश को जान से मार देता है। तभी पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। कोर्ट में वेला जज साहब के सामने अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। वो कहता है कि इन सब ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो घिनौना काम किया था, मेरी वाइफ उन बच्चियों को इंसाफ दिलाना चाहती थी लेकिन नहीं दिला पाई और इसी गम में उसने सुसाइड कर ली। इन दरिंदों को सजा दिलाना उसकी आखिरी इच्छा थी, इसलिए मैंने इन दरिंदों को मार दिया। वो जज साहब को बताता है कि दया को कुछ भी पता नहीं था, ये सब कुछ मैंने अकेले ही किया है। लेकिन जज साहब कहते हैं कि भले ही तुमने गुनहगारों को मारा है लेकिन फिर भी कानून को अपने हाथ में लेना सही नहीं है। कोर्ट इनके केस की सुनवाई के लिए अगली डेट फिक्स कर देती है। साथ ही दया इसमें इन्वॉल्व है या नहीं ये जांच करने के लिए भी कहती है। पुलिस वाले उन्हें वापस लेकर जेल जाने लगते हैं। तो जिन लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ था उनके माँ बाप भी वेला के पास आते हैं, उसे थैंक यू बोलते हैं कि उसकी वजह से उनकी बच्चियों को इंसाफ मिल गया है। सबसे आखिर में हमें पता
पता चलता है कि असल में गणेश को वेला ने नहीं दया ने मारा था, लेकिन दया को बचाने के लिए वेला सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। और अब जब ये दोनों जेल जा रहे थे तब दया वेला से कहते हैं कि आपके एटीएम का पिन आपकी शादी की डेट है ना, जिसे आप कभी भुला नहीं सकते। वेला उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।